नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। अगले कुछ महीनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। इसी को लेकर हमारे खास प्रोग्राम टिकट की टक्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टोटल न्यूज की टीम हर विधानसभा में पहुंच रही है। वहां की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है। टिकट की टक्कर कार्यक्रम में आज करनाल जिले की 5 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। करनाल में मुख्य तौर पर 5 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट नीलोखेड़ी विधानसभा सुरक्षित है। बाकी 4 का अगर जिक्र करें तो इंद्री, घरौंडा, करनाल और असंध सामान्य विधानसभा क्षेत्र हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में क्या समीकरण बन रहे हैं। तो मौजूदा विधानसभा में क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? पार्टी मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है क्या? टिकट की दावेदारी कितनी मजबूत है? लेकिन कांग्रेस में इस बार नए चेहरे को टिकट देने के लिए पार्टी में जोर आजमाइश भी चल रही है। बीजेपी में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लाइनर लीडर टिकट की टक्कर में टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, देखेंगे समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। टोटल टीवी के ओपिनियन पोल में करनाल जिले की सभी 5 विधानसभाओं में संभावित उम्मीदवारों की चर्चा में गुण दोष के आधार पर आज विश्लेषण प्रस्तुत है। करनाल सिटी के चुनाव में मौजूदा सीएम नायब सैनी के मौजूद रहने से बीजेपी में यहां किसी विकल्प की संभावना ना के बराबर है और इसीलिए सीएम नायब सिंह सैनी सर्वे में क्लीन स्वीप करते नजर आए। कांग्रेस जरूर यहां सोच समझ कर उम्मीदवार उतारेगी। करनाल जिले की 5 में से एक रिजर्व सीट नीलोखेड़ी में अब विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां से निर्दलीय धर्मपाल गोंदर के विधायक बनने के बाद कांग्रेस के मूल और मजबूत नेता राजेंद्र बल्ला भी यहां मैदान में कूद गए हैं। राजेंद्र बल्ला ने 1996 में रिजर्व सीट रही असंध से विधानसभा चुनाव लड़ा था। 28,000 वोट लेकर महज 1100 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। अब नीलोखेड़ी में राजेंद्र बल्ला ने जनसंपर्क तेज कर चुनाव लड़ने के लिए अप्लाई भी कर दिया है। 25 साल से भी ज्यादा वक्त से कांग्रेस नेता राजेंद्र बल्ला खुद को सशक्त मानकर पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा बड़े सरकारी ओहदे से रिटायर एससी रमेश फूले भी कांग्रेस की टिकट के लिए नीलोखेड़ी से ताल ठोक रहे हैं। उनके कार्यक्रमों में भी भीड़ जुट रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने नीलोखेड़ी से लगातार 3 बार वाल्मीकि उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा, पर जीत हासिल नहीं हुई। इसलिए समाज के लोग इस बार चमार उम्मीदवार को टिकट देने की वकालत कर रहे हैं। इसी तरह घरौंडा विधानसभा में मौजूदा बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण भी टोटल टीवी के सर्वे में बहुत मजबूत बनकर उभरे हैं। यहाँ उनका विकल्प नहीं है, पर कांग्रेस को यहाँ मजबूत और जनाधार वाला नेता तलाशना होगा। असंध विधानसभा में सर्वे में करनाल के बीजेपी जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा बतौर दावेदार पहली पसंद सामने आने के बाद उनके हौसले भी बुलंद हैं और समर्थक खुश हैं। पूर्व विधायक जिलेराम शर्मा भी टिकट के लिहाज से प्रभावी हैं। पार्टी में एक नया नाम पवन शाहपुर भी जुड़ा है। वो कुलदीप बिश्नोई से पैरवी की उम्मीद में है। असंध में कांग्रेस के मौजूदा विधायक शमशेर गोगी पार्टी में टिकट की पहली पसंद हैं। इसलिए यहाँ बीजेपी के उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है। और हाँ, करनाल जिले की 5वीं विधानसभा सीट इंद्री है। यहाँ भी मौजूदा विधायक रामकुमार कश्यप सर्वे में अपनी पार्टी की पहली पसंद हैं, पर शराफत और उनकी अच्छी छवि के बावजूद उनके खाते में धीमे विकास का आंकड़ा दर्ज होने से वोटर्स में नाराजगी भी है। एंटी इनकम्बेंसी भी वोट कम कर सकती है। कांग्रेस इंद्री सीट पर ब्रेक थ्रू की तलाश में है, क्योंकि पिछले दोनों चुनाव यहाँ बीजेपी ने जीते हैं। ये है सीएम सिटी करनाल जिले की 5 विधानसभाओं की ताजा तस्वीर। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो
तो चुनावी बिसात बीत चुकी है। टोटल टीवी के सर्वे में करनाल की 5 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों को खाका खिंच जाने के बाद दावेदारों के टिकट की सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। प्रमुख दावेदारों के अलावा सियासी पार्टियों के दूसरी और तीसरी लाइन के दावेदारों ने भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं और लॉबिंग में जुट गए हैं। करनाल की 5 विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों पर आज खास चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपके साथ करेंगे। चूंकि आज करनाल जिले का जिक्र है तो सबसे पहले नीलोखेड़ी विधानसभा का जिक्र करते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम की शुरुआत भी नीलोखेड़ी विधानसभा के सर्वे के साथ ही हुई थी। वहां पर अगर हम असम विधानसभा को छोड़ दें तो इसके अलावा करनाल जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की उम्मीदवारी हालांकि हमेशा से मजबूत देखने को मिली है। कांग्रेस की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए, लेकिन फिलहाल अगर हम जिक्र करें करनाल विधानसभा का तो यहां पर नायब सिंह सैनी एक ठोस उम्मीदवार के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है करनाल विधानसभा? देखिए प्रगति, सवाल मुझसे करें आप जी। प्रगति, देखिए करनाल की बात करें तो करनाल में पहले मनोहर लाल जी 2 टर्म विधायक रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। अभी बस 6 महीने पहले ही उनको बदला गया है, लेकिन अब मुख्यमंत्री के बदले मुख्यमंत्री मिला है। जो सर्वे हमारा दिखाता है कि नायब सिंह सैनी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, और जब सर्वे हुआ तो जो बाकी विकल्प थे, बाकी जो टिकट की लाइन में दावेदार थे नायब सैनी के बाद, उनको बहुत कम वोट मिले, तो उनको हमने ज्यादा कंसीडर भी नहीं किया। मतलब एक मुश्त और क्लीन स्वीप नायब सिंह सैनी के नाम पे है। 90% से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि नायब सैनी, चूंकि वो सीएम कैंडिडेट नहीं, सीएम खुद चुनाव लड़ रहे हैं उनके क्षेत्र से, तो एक गौरव की बात होती है किसी मतदाता के लिए, उस शहर के लोगों के लिए। तो नायब सैनी अगर करनाल से चुनाव लड़ते हैं तो अभी उनके मुकाबले में उनका विकल्प कोई नजर नहीं आता। बाकी जो 10% लोग हैं वो ये चाहते हैं कि बीजेपी का कोई उम्मीदवार हो, हम बीजेपी के साथ हैं। तो बीजेपी पूरी तरह से मतलब ड्राइविंग सीट पर है करनाल विधानसभा में। कांग्रेस की जहां तक बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ी टक्कर हुई थी, मनोहर लाल बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे और विपक्ष का दिवांशु बुद्धिराजा थे, तो मेरे को लगता है विपक्ष एक मजबूत कैंडिडेट की तलाश में है, और ऐसा कैंडिडेट जो मुख्यमंत्री अगर यहां से लड़ते हैं तो उनको पूरी टक्कर दे सके। तो मेरे को लगता है कि शायद कांग्रेस अपने पत्ते बाद में खोलेगी। दिवांशु बुद्धिराजा जो लोकसभा में मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ते, लगता है वो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि उनके बाद बीजेपी में जैसे जगमोहन आनंद है या एक आध और है, लेकिन उनको लोग कंसीडर नहीं कर रहे। ये सीट सीएम सीट वाली सीट है, और विपक्ष कांग्रेस और उनके साथ आईएनएलडी दूसरे विपक्ष के जो नेता है वो भी चाहेंगे कि सीएम को घेरा जाए। करनाल चूंकि सीएम सिटी थी, सीएम सिटी है, और अगर जीतते हैं तो सीएम सिटी रहेगी, तो सीएम की घेराबंदी करना मेरे को लगता है विपक्ष की प्राथमिकता होगी। कांग्रेस कोई ऐसा उम्मीदवार सामने ला सकता है जो टक्कर दे सके नायब सिंह सैनी को। अब होता क्या है उसका इंतजार करना पड़ेगा, और आगे थोड़ा समय बाद पता लगेगा कि सीएम सिटी की तस्वीर क्या है चुनावी लिहाज से। बिल्कुल, हालांकि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर रिजल्ट सामने आएंगे, कौन सा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ये जरूर देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सामने बीजेपी की तरफ से नायब सिंह सैनी है और इनको लगभग 94.37% लोगों का समर्थन मिला है। इतने प्रतिशत लोग हैं जो चाहते हैं कि इनको ही चुनावी मैदान में उतारा जाए। निश्चित तौर पर अब बीजेपी के लिए भी दिलचस्प होने वाला है ये मुकाबला। सोनी जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से करनाल में समीकरण बन रहे हैं, अगर 2009 की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के पक्ष में थी, लेकिन उसके बाद से लगातार बीजेपी का दबदबा यहां देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के लिए करनाल विधानसभा कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? देखिए, करनाल का जो उपचुनाव हुआ था वो जो विधायक बनना था 3 महीने के लिए बनना था, इसलिए कांग्रेस के नेताओं में कोई उत्साह नहीं था। जब कांग्रेस के उम्मीदवार थे त्रिलोचन सिंह, उन्होंने ज्यादा कोई प्रचार भी नहीं किया, फिर भी उनको अच्छे वोट मिल गए, पहले से ज्यादा वोट मिले, और भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर पहले से कम हो गया। और इस बार देखा जाए तो करनाल के अंदर जो है मुकाबला कड़ा होगा, हाई प्रोफाइल सीट बनेगी। देखिए, नायब सैनी अगर चुनाव लड़ते हैं जैसी की संभावना है, तो उनको 2 ही चुनौती का सामना करना पड़ेगा, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। मतलब पार्टी के अंदर है कि जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, जो स्थानीय टिकट की चाह रखने वाले नेता हैं, अगर उनको कुछ समायोजित नहीं किया जाएगा तो उनमें रोज का उभरना स्वाभाविक है, क्योंकि पहले मनोहर लाल जी बाहर से आकर चुनाव लड़े, अब नायब सैनी, उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र नारायणगढ़ है, तो नारायणगढ़ को छोड़कर वो करनाल से लड़ते हैं, तो वहां के कार्यकर्ताओं में पीड़ा का उभरना स्वाभाविक है।
और ये बात भी देखी जाएगी, करनाल में कांग्रेस की ओर से दिव्यांशु बुद्धिराजा भी सशक्त उम्मीदवार हैं और भीम मेहता भी। देखिए भीम मेहता जो है 2008 का जो उपचुनाव है इंद्री से वो जीते थे, और उसके बाद देखिए वहां कांग्रेस के लिए इंद्री में समस्या ये है कि वहां पर जो दूसरे दावेदार है राकेश कंबोज, वो 2008 का उपचुनाव भी आ रहे, 2009 का भी आ रहे, 2014 का भी आ रहे, 2019 का भी आ रहे, मतलब लगातार राकेश कंबोज अलग अलग पार्टियों से लड़ते रहे लेकिन हारते रहे। तो इसलिए पार्टी के लिए एक संकट है कि इंद्री में भीम मेहता को उतारा जाए या करनाल से जो है नैब सैनी के खिलाफ, क्योंकि एक और भी खासियत है। कांग्रेस के लिए कई उम्मीदवार यहां पर नजर जरूर आ रहे हैं, हालांकि आखिरी फैसला जो होगा वो दोनों तरफ से पार्टी का होगा। नायब सिंह सैनी के खिलाफ किसको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि करनाल का जो समीकरण बन रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण और बहुत दिलचस्प हो रहा है। महेश जी, जिस तरह से करनाल में चुनौतीपूर्ण समीकरण देखने को मिल रहा है, उसके अलावा अगर हम करनौल के बाद नीलोखेड़ी की बात करें तो यहां पर भी दबदबा हमेशा से बीजेपी का देखने को मिला। हालांकि चुनौतीपूर्ण मामला यहां पर भी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से धर्मपाल गोदर को भी जनता उम्मीदवार के तौर पर देख रही है। क्या कुछ यहां पर समीकरण बनते हुए नजर आएंगे नीलोखेड़ी विधानसभा में जनता की तरफ से? हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ वोट ज्यादा दिए जा रहे हैं, दावेदारी अपनी अपनी की जा रही है, लेकिन समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के? देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो ट्रेंड देखने को मिला था उसमें जो रिजर्व सीटें थी, आरक्षित जो सीटें थी अनुसूचित जाति के लिए, वो कहीं ना कहीं प्रो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ झुकती हुई नजर आ रही थी। और जिक्र यहां पर हरियाणा प्रदेश का करें तो चमार जाति जो है, सम्मानित चमार जाति के जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ सीधे सीधे एक तरफा वोटिंग करते हुए नजर आ रही थी। यानी जिस तरीके से एससी वोटर्स का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया लोकसभा चुनाव के दौरान, चाहे वो संविधान की रक्षा का मामला था या दूसरे अन्य कारणों से जो है एससी वोटर्स का डाइवर्जन यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिला। उसके बाद आरक्षित जितनी भी हरियाणा प्रदेश की सीटें हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए संभावनाएं बड़ी हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि बीते 10 सालों के रेफरल को अगर समझने की कोशिश की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे महफूज जो इलाका है या कहें कि उपजाऊ जो इलाका है वोट बैंक के लिहाज से, वो जीटी बेल्ट है या फिर दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है। दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र में महेंद्रगढ़ की धरती पर खड़े होकर अमित शाह वोटों के लिए बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं। और तमाम दर्शकों को जानकारी भी है कि अमित शाह खुद हरियाणा प्रदेश के इलेक्शन पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल यहां पर हार और जीत का जिक्र नीलोखेड़ी सीट को लेकर चल रहा है, तो ये कह सकता हूं कि यहां पर अच्छी खासी टक्कर जो है कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी देगा। उम्मीदवार किसी को भी सामने रख दिया जाए, टक्कर यहां पर इसलिए होगी क्योंकि आरक्षित सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लिए जो प्रॉक्सिमिटी है, जो उनकी संभावनाएं हैं वो बढ़ती हुई पूरे प्रदेश में नजर आई है। और यहां एससी वोटर्स का झुकाव लोकसभा चुनाव के दौरान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिला। और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एससी वोटर्स का जो ये मौजूदा ट्रेंड जो बीते चुनाव में देखने को मिला उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। हालांकि नायब सिंह सैनी यहां पर 100 गज के मुफ्त प्लॉट्स देने के लिए तैयार हुए, तमाम दूसरी योजनाएं गरीबों के लिए, खासकर एससी वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा मुझे ऐसा लगता नहीं। लेकिन इतना जरूर मानकर चलिए कि हवाओं का रुख अगर सरकार के खिलाफ चला तो फिर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का कमजोर उम्मीदवार भी फिर मजबूत उम्मीदवार को टक्कर देता नजर आएगा। बिल्कुल, कांग्रेस की स्थिति नीलोखेड़ी विधानसभा में निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कौन सा उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में होगा ये देखने वाली स्थिति बनेगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम देवेंद्र जी यहां पर बात इंद्री विधानसभा की करें तो यहां पर निश्चित तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम जनता के हिसाब से देखें तो जनता के हिसाब से भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवारों को लगभग एक तरह के ही वोट प्रतिशत मिले हैं। एक तरह की ही जनता है जो इतने प्रतिशत लोगों को जानती है, चाहती है। लगभग अगर हम बीजेपी की बात करें तो 89.15% लोगों का मानना है कि रामकुमार कश्यप को चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से होना चाहिए इंद्री विधानसभा में। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस के उम्मीदवार का जिक्र कर ले तो भीमसेन मेहता के नाम पर जनता की तरफ से मोहर लगाई गई है। जनता में भी बहुत ज्यादा पशुपेश की स्थिति नहीं है, कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो। रामकुमार कश्यप और कांग्रेस की तरफ से भीमसेन मेहता, दो नामों का जिक्र ज्यादा जोरों पर है इंद्री विधानसभा में। देखिए प्रगति, इंद्री विधानसभा का राजनीतिक इतिहास देखें तो ये सीट कांग्रेस के पास रही, इनेलो के पास भी रही है। 2005 में डॉक्टर अशोक कश्यप बने थे यहां से। उसके बाद 2014 में जब बीजेपी की हवा चली, बीजेपी का रुख हुआ, अपने बूते पर बीजेपी ललकार रही थी कि सरकार बनाएंगे और बनी भी और अच्छे तरीके से बनी। 2014 में करण देव कांबोज यहां से जीते थे और
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बने थे, लेकिन 2019 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का खतरा था, उनको रादौर शिफ्ट किया गया था। उनकी जगह इनेलो के राज्यसभा सांसद थे रामकुमार कश्यप। 2014 में बहुत सारे लोगों ने इनेलो से या कांग्रेस से पार्टियां बदली, बीजेपी में आए थे, तो रामकुमार कश्यप को बीजेपी ने टिकट दिया था 2019 में इंद्री से और वो जीत गए। हालांकि इनेलो से आए थे, वहां राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन भविष्य का सवाल था, तो बीजेपी में आते ही उनको, बीजेपी को भी ऐसे उम्मीदवार थे, जातीय समीकरण के हिसाब से कौन सीट निकाल सकता है, और रामकुमार कश्यप ने सीट निकाली। अब हमारे सर्वे में रामकुमार कश्यप फिर मजबूत नजर आ रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी छवि से लोगों को दिक्कत नहीं है, शरीफ आदमी है, बात सुनते हैं, लेकिन बतौर विधायक उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। विकास कार्य धीमी गति से हुए। हालांकि करनाल सीएम सिटी है, करनाल की जो 5 विधानसभा है और सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी है इंद्री की, एक तरफ यमुनानगर है, इधर करनाल और बीच में इंद्री। विकास कार्य की गति धीमी रही है, लेकिन वो तेजी नहीं ला सके, जो जरूरतें थी पूरी नहीं कर सके। वैसे उनकी छवि और व्यक्तिगत उनकी विशेषताएं या खूबियां देखें तो लोगों को दिक्कत नहीं है। अगर उन पर गाज गिर सकती है या उनको बदला जा सकता है तो एंटी इनकम्बेंसी वाला खतरा हो सकता है, या उनकी स्लो परफॉर्मेंस इस वजह से होता है। अगर पार्टी उनको कंसीडर करते दोबारा मैदान में उतारती तो मेरे को ये नहीं लगता कि वो पूरी तरह से हार जाएंगे। मुकाबले की स्थिति में जरूर है, वो हो सकता है जीत भी जाए। बिल्कुल मुकाबले की स्थिति हालांकि पूरे करनाल जिले में नजर आ रही देवेंद्र जी, लेकिन अगर सोनी जी इस दौरान करनाल जिले का हम जिक्र कर रहे हैं तो करनाल चूंकि सीएम सिटी है, निश्चित तौर पर बीजेपी की यहाँ उम्मीदवारी एक अच्छी स्थिति में देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवारी भी यहाँ पर चुनौतीपूर्ण है। अगर हम करनाल, नीलोखेड़ी, इंद्री और घरौंडा की बात करें तो यहां पर निश्चित बीजेपी का दबदबा जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम असंध विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं तो यहां पर बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। हालांकि जनता की अगर हम बात करें, जनता का जिक्र करें तो 44.44% लोग ऐसे हैं जो योगेंद्र राणा को चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम वहीं कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं असंध विधानसभा क्षेत्र में तो शमशेर सिंह गोगी के नाम पर जनता को ज्यादा भरोसा है। कांग्रेस की स्थिति यहां पर बेहतर नजर आ रही है। बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है असंध विधानसभा को फतेह करना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 2014 में बख्शीश सिंह विर्क यहां से जीते थे और 2019 में कांग्रेस ने ये सीट छीन ली थी। तो देखिए, वहां कांग्रेस का देखिए असंध को जिला बनाने की मांग की जा रही है, वहां खेल के लिए कॉलेज की मांग की जा रही है, काफी समय से मांग की जा रही है, तो उस मांगों की को ध्यान नहीं दिया। देखिए, शमशेर सिंह गोगी बड़े संघर्षशील और जुझारू हैं, वो वहां के विकास के लिए जूझते रहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो असंध का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया, तो इसलिए वहां के लोगों में असंतोष है। तो इस कारण है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे योगेंद्र राणा आए चाहे बख्शीश सिंह आए तो उनके लिए समस्याएं बनी हुई हैं। और देखिए, शमशेर सिंह गोगी विधानसभा में मुद्दे उठाते रहते हैं, इसलिए वहां के लोगों की वहां के समस्याओं से जूझते रहते हैं, तो लोगों की सहानुभूति होना स्वाभाविक है। और वहां बदलाव की बात भी चल रही है, क्योंकि वहां लोग जो है व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, तो इसलिए वहां कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है। बिल्कुल, कांग्रेस की स्थिति असंध विधानसभा में महेश जी बेहद मजबूत है, लेकिन जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं असंध विधानसभा को लेकर के कि कांग्रेस के साथ लगभग 12.5% लोगों के वोट ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ में है, यानी कि उम्मीदवार कोई भी हो लेकिन 12.5% लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? क्योंकि कांग्रेस के अगर हम शमशेर सिंह गोगी की बात करें तो जनता का समर्थन उन्हें है सबसे ज्यादा, इसके अलावा 12.5% वोट कांग्रेस पार्टी के साथ में है। बीजेपी के लिए यहां पर बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति है। हालांकि दावेदारी यहां पर तीसरी बार सरकार बनाने की जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से दावेदारी की जा रही है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। क्या कुछ समीकरण असंध विधानसभा क्षेत्र के देखने को मिल रहे हैं? देखिए, शमशेर सिंह गोगी की स्वीकार्यता किसी भी स्तर पर कम नहीं हुई है, ये हमारे सर्वे में स्पष्ट हो चुका है कि बतौर विधायक जनता जो है उन्हें पसंद कर रही है। और अगर कांग्रेस पार्टी को पसंद करने वाले लोगों को जोड़ भी लिया जाए, और दरअसल ये लोग क्या कह रहे हैं, जो 12.5% लोग हैं ये कह रहे हैं कि किसी को भी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाएगी हम उसे वोट करने का काम करेंगे। तो सीधे सीधे अगर शमशेर सिंह गोगी वहां पर उम्मीदवार बनाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर से, तो कह सकते हैं कि करीब 90% वोट जो है वो कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग जो है 90% शमशेर सिंह गोगी के साथ
खड़ा होने के लिए तैयार हैं। कुमारी शैलजा के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की परेशानी शमशेर सिंह गोगी को नहीं है। जिक्र में जो पहले कर रहा था कि हवाओं का रुख अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ, अगर लोकसभा चुनाव की तरह ही आने वाला विधानसभा चुनाव भी हरियाणा प्रदेश की जनता अगर लड़ने लगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के मजबूत उम्मीदवार भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कमजोर उम्मीदवारों के सामने कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। ये हवाओं के रुख का ज्यादा मामला है। जो लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा जिस तरीके से संविधान की रक्षा को लेकर एससी वोटर्स का झुकाव सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ देखने को मिल रहा था। हालांकि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर एक बार फिर से अलग जो है चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल को अब हरियाणा में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। सुनीता केजरीवाल का यहाँ पर प्रचार कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश के लिए तय किया जा रहा है। तो जरूर यहाँ पर एंटी बीजेपी वोटों का बिखराव देखने को मिलेगा, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जो जनता मन जो बना चुकी है, मुझे लगता है कि जनादेश इस बार बिल्कुल स्पष्ट आने वाला है। किसी भी तरह के कंफ्यूजन की स्थिति इस बार नहीं रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले लोग, मोदी को जो है नायब सिंह सैनी को पसंद करने वाले लोग सीधे सीधे बीजेपी यानी कमल के निशान पर अपना जो है अंगूठा दबाएंगे, मशीन पर अंगूठा दबाएंगे, और बीजेपी को ना पसंद करने वाले लोग मुझे लगता है कि सीधे कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएंगे, क्योंकि यहां हार और जीत का सवाल है और लोग फैसले पर वोट करना चाहते हैं। बिल्कुल, लोगों का वोट निश्चित तौर पर फैसले को लेकर ही होगा। लेकिन देवेंद्र जी, अगर हम घरौंडा विधानसभा के चर्चा करें तो यहाँ पर बिल्कुल पशुपेश की स्थिति है। कांटे की टक्कर मानी जा रही है बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। चूंकि बीजेपी की अगर हम जिक्र करें तो हरविंदर कल्याण के नाम पर जनता ने मोहर लगाई है। इसके अलावा एडवोकेट वेदपाल का नाम भी जिक्र में है। टोटल टीवी के ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर हम घरौंडा विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं तो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर दो नाम बेहद चर्चा में है। बीजेपी की तरफ से हरविंदर कल्याण और एडवोकेट वेदपाल। इसके अलावा अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें तो वीरेंद्र राठौर और नरेंद्र सांगवान के साथ साथ भूपेंद्र लाठर, ये तीन नाम कांग्रेस की तरफ से जिक्र किए जा रहे हैं। हरविंदर कल्याण बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर वीरेंद्र राठौर, इन दोनों के बीच में जनता के हिसाब से कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यहाँ क्या कुछ समीकरण कांग्रेस के लिए बनते हुए नजर आ सकते हैं, चूंकि बीजेपी की स्थिति यहाँ पर भी बेहतर ही है। एक प्रगति घरौंडा जो है करनाल और पानीपत के बीचों बीच हाईवे पर बसा एक समृद्ध कस्बा है, और गांव जो है काफी मतलब प्रॉपर्टी की कीमतें काफी हैं, लोग खुशहाल हैं। उसकी वजह हाईवे पे बरसना और एक तरफ पानीपत दूसरी तरफ करनाल के बीच 15 और 18 किलोमीटर का फर्क है। समृद्धि है, वहां काम भी हुए हैं। हरविंदर कल्याण लगातार 2 बार जीते हैं। ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर एक चुनाव इन्होंने बसपा से लड़ा, लेकिन उसके बाद 2014 में जब बीजेपी की हवा चली, मोदी जी आए तो 14 में ये बीजेपी ज्वाइन की, इनको टिकट मिला, जीते, 19 में भी जीत गए। अब हैट्रिक पर है हरविंदर कल्याण। हरविंदर कल्याण की पर्सनैलिटी और परफॉर्मेंस की बात करें तो एक अच्छे नेता, सुलझे हुए और शांत चित्त के व्यक्ति माने जाते हैं, विवादों से दूर रहते हैं, चमक दमक से भी दूर। इन जितना काम करते हैं ये ज्यादा प्रचारित नहीं करते, मतलब एक सुलझे हुए व्यक्ति है। हैट्रिक पर है। हमारे सर्वे में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, लोग इनको चाहते हैं। पार्टी के अंदर जो चाहे आम लोग हैं, वोटर्स हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता, वो चाहते हैं कि हरविंदर कल्याण को मौका मिले तीसरी बार, और परफॉर्मेंस इनकी अच्छी है, इन पे भरोसा भी है। दूसरी तरफ चौधरी वेदपाल है, वो प्रदेश महामंत्री थे, अब हरियाणा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने पिछला चुनाव पुंडरी से लड़ा था, चूंकि रोड है। हरविंदर कल्याण भी और चौधरी वेदपाल संगठन में बड़े नेता हैं, उनको पिछली बार पुंडरी से लड़वाया गया था क्योंकि रोड वोटर्स वहां काफी है, लेकिन वो जीत नहीं सके थे। अब वो घरौंडा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में हरविंदर कल्याण 2 बार के विधायक है, जबकि चौधरी वेदपाल संगठन के बड़े नेता हैं, लेकिन विधायक नहीं बन पाए। तो ज्यादा स्कोर जो है, ज्यादा परसेंटेज हरविंदर कल्याण के पास है और हैट्रिक के साथ है। तो पार्टी को फैसला करना, ज्यादा कांग्रेस की बात है, सबसे ऊपर है वीरेंद्र राठौर, जो लोकसभा में करनाल लोकसभा से दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस प्रगति में एक लाइन में बताना चाहता हूं, कांग्रेस के लिए भी बराबर के चांस है घरौंडा में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का वाला फैक्टर चलता है, तो कांग्रेस को भी समर्थन मिल सकता है। लेकिन अच्छा कैंडिडेट और जनाधार वाला कैंडिडेट कांग्रेस का जरूरी है अगर बीजेपी से सीट जीतनी है घरौंडा में। बिल्कुल, आखिरी फैसला हालांकि पार्टी का ही होगा, लेकिन अब देखना ये होगा, चूंकि जनता ने तो नामों पर मोहर लगा दी है, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी को करना है कि पार्टी किसके नाम पर भरोसा जताती है। सबसे कम समय में सवाल का जवाब दीजिएगा सोनी जी, जिस तरह से और पार्टियों का यहां पर वर्चस्व बन रहा है, इनेलो और बीएसपी में गठबंधन हुआ है, आम आदमी पार्टी भी अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही है हरियाणा में, कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है?
देखिए, करनाल जिले के अंदर जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती ज्यादा है। पिछली बार 3 सीटें जीती थी और 2014 में 5 की 5 जीती थी, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए करनाल में समस्याएं ज्यादा है, कांग्रेस के लिए अवसर है। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बीच में समस्याएं ज्यादा हैं, चूंकि चुनावी बिसात बीत चुकी है, टिकट पर मंथन चल रहा है। अब ऐसे में आखिरी फैसला पार्टी को ही लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनावी बिसात बीत चुकी है, टिकट बंटवारे पर मंथन जारी है। करनाल की 5 विधानसभा सीटों पर हलचल अब तेज हो गई है। प्रमुख दावेदारों के नाम की चर्चा भी तेज हो गई है। इस बीच आखिरी फैसला पार्टी का होगा कि टिकट की टक्कर में पार्टी किसे उम्मीदवार के तौर पर जनता के सामने खड़ा करती है और जनता किसे अपने उम्मीदवार पर मोहर लगाती है और अपना नेता चुनती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर।